क्या उम्र केवल एक संख्या है या ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे पैसों और दिखावे से कभी नहीं छुपाया जा सकता? बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। जरा सोचिए ना, जब बेमेल रिश्ते समाज की ऊंची दीवारों के पीछे घुटते हैं तो उनका असली सच कैसे बाहर आता है? क्या रेशमी साड़ियां या महंगे गहने किसी इंसान के अंदर के उस भयानक खालीपन को भर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। सही कहा आपने। आज हम इन्हीं चुभने वाले सवालों की गहराइयों में उतरेंगे। लेकिन इस गहरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों से हमारा विनम्र निवेदन है। हाँ बिल्कुल। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और चर्चा सुनने के बाद अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में साझा करना न भूलें। तो चलिए आज के हमारे मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम किस रचना पर बात कर रहे हैं? आज हम मुंशी प्रेमचंद की महान रचना मानसरोवर भाग 2 से ली गई एक बेहद मार्मिक कहानी जादू पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अरे वाह, जादू प्रेमचंद की बहुत ही बेहतरीन कहानियों में से एक है ये। एकदम सही। आज की स्रोत सामग्री में हम रिश्तों के उस उलझे हुए ताने बाने को सुलझाएंगे जहां एक ओर अपनों का विश्वासघात है और दूसरी ओर एक ऐसा बेमेल विवाह है जहां गहने और कपड़े भी जिंदगी के खालीपन को नहीं भर पाते। देखिए, प्रेमचंद की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो मानवीय मनोविज्ञान की गहराई में बहुत आसानी से उतर जाते हैं और ये कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही तनावपूर्ण संवाद से होती है, नीला और मीना नाम की दो बहनों के बीच। हाँ, वो दृश्य सच में बहुत ही एक झटके की तरह लगता है पढ़ने वाले को। बिल्कुल। नीला अपने बहन मीना के सामने खड़ी है और उससे सीधा पूछती है कि उसने उस आदमी को खत क्यों लिखा जिसने नीला का सरेआम अपमान किया था, जो गली गली उसका नाम बेचता फिरा था। और मीना का जो जवाब आता है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। वो साफ इनकार कर देती है, कहती है कभी नहीं। हाँ, और जब मीना इनकार करती है तो नीला का जो पलटवार है ना, वो सच में दिल चीरने वाला है। वो कहती है तुम मेरी बहन ना होती तो मैं तुमसे ये सवाल भी ना पूछती। ये लाइन आपसी अविश्वास की गहराई को बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है। ठीक है, इसे थोड़ा समझते हैं। ये कोई आम बहस नहीं है, ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। मेरा मतलब है, जो इंसान हमारे जितने करीब होता है उसका दिया हुआ घाव उतना ही गहरा होता है ना? एकदम सही कहा आपने। खून के रिश्तों में जब धोखा मिलता है तो दर्द कई गुना बढ़ जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि परिवार के अंदर जब इस तरह का अविश्वास पैदा होता है तो उसका किसी व्यक्ति के दिमाग पर या उसकी साइकोलॉजी पर क्या असर होता है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब सबसे सुरक्षित माने जाने वाले घेरे यानी परिवार से धोखा मिलता है तो इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया ही हिल जाता है। मतलब उसका पूरा भरोसा ही टूट जाता है। बिल्कुल। ये छोटा सा संवाद कहानी में आगे आने वाले कड़वे सच और छुपे हुए रहस्यों की नींव रखता है। प्रेमचंद यहाँ ये दिखा रहे हैं कि कैसे सबसे करीबी रिश्तों में भी गलतफहमियां और ईर्ष्या पनप सकती हैं। हाँ, और यही बात हमें कहानी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाती है, जो है लालाजी और आशा का जीवन। लालाजी का चरित्र चित्रण प्रेमचंद ने बहुत ही कमाल का किया है। सच में लालाजी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद को हमेशा जवान मानते हैं। उनका जो फलसफा है ना, वो मुझे बहुत अजीब लगा। अजीब तो है, लेकिन उस दौर के और शायद आज के भी कई साधन संपन्न लोगों की यही सोच होती है। हाँ, उनका स्पष्ट मानना है कि जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से या रुपए का ईमानदारी से। मतलब अगर पैसा है तो आप जवान हैं। बिल्कुल। लालाजी ने ये विवाह क्यों किया था? सिर्फ अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए। उन्हें लगा कि ये रिश्ता उस बुझते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उनकी जो युवा पत्नी है आशा, वो पूरी तरह से नीरस और शुष्क है। कहानी में उसके लिए ऊसर का पेड़ शब्द इस्तेमाल हुआ है। ऊसर का पेड़ यानी वो बंजर जमीन जहां कुछ नहीं उग सकता। हाँ, और लालाजी क्या कर रहे हैं? वो उस बंजर जमीन को हरा करने के लिए दिल्ली और फ्रांस से महंगे गहने और साड़ियां ला रहे हैं, जो बस बक्से में पड़े पड़े कीड़ों का भोजन बन रहे हैं। क्योंकि आशा उन चीजों को छूती तक नहीं है। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है।
ये तो वैसा ही हुआ कि आप किसी पुरानी खटारा गाड़ी पर नया और चमकदार पेंट कर दें और सोचें कि अब इसका इंजन भी नया हो गया है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। सच में बाहर से रंग रोगन करने से अंदर की मशीनरी नहीं बदल जाती, है ना? और जब आशा खुश नहीं होती तो लाना जी इसका दोष किस पर मढ़ते हैं? वो आशा के गरीब परिवार को ताने मारते हैं। कहते हैं कि दरिद्र घर की लड़कियों की दृष्टि संकीर्ण होती है और वे अच्छी चीजों का आनंद लेना जानती ही नहीं है। ये उनका अपना बचाव करने का एक तरीका है। तो मेरा आपसे एक तीखा सवाल है यहाँ, क्या लाला जी सच में बुरे इंसान थे या वे सिर्फ समाज के बनाए हुए एक ऐसे धोखे में जी रहे थे जहां पुरुष को लगता है कि वह पैसे से जवानी और प्यार खरीद सकता है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो लाला जी का यह सोचना कि वे हमेशा जवान रहेंगे एक मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब वो जानबूझकर सच को अनदेखा कर रहे थे। बिल्कुल। वे ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि आशा की नीरसता का कारण उसकी गरीबी नहीं है, असली कारण इस रिश्ते का बेमेल होना है। एक जवान लड़की की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर दी गई है। हाँ, और एक युवा स्त्री के लिए सोने के गहने किसी पिंजरे से कम नहीं है यदि उस रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव और बराबरी ना हो। लाला जी का यह सोचना कि फ्रांस के इत्र और गहने आशा को खुश कर देंगे, उनका सबसे बड़ा भ्रम है। सच में ये एक ऐसा भ्रम है जिसे वो टूटने नहीं देना चाहते। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होता है जो सच्चाई का आईना दिखा देता है। आप जुगल की बात कर रही है ना? हाँ, जुगल और आशा के बीच का जो संवाद है वो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। आशा जुगल के लिए कुछ कपड़े बनवाने की पेशकश करती है और जुगल का जवाब भी बहुत बेबाक होता है। बहुत ज्यादा। जुगल चालाकी से कहता है कि वो मुफ्त के कपड़े तभी लेगा जब वे अच्छे होंगे। मतलब खद्दर ने ही रेशमी चादर और अच्छी चप्पल चाहिए उसे। जुगल यहाँ बहुत ही स्पष्टवादी है, वो कोई संकोच नहीं करता। और इसके बदले में जुगल एक अजीब सी शर्त रखता है। वो कहता है कि उसे आशा की एक तस्वीर चाहिए। और वो तस्वीर भी कैसी? हाँ, वो भी उन महंगे गहनों और साड़ी में सजी हुई जिन्हें आशा कभी नहीं पहनती। क्योंकि जुगल सीधे मुंह कहता है कि उसे आशा की नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। जुगल की ये बेबाकी ही कहानी के उस नकली आवरण को फाड़ने का काम करती है। बिल्कुल। और इसके बाद तो जुगल सबसे कड़वा सच बोल देता है। वो कहता है, लाला जी आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप लगते हैं। बाप रे, ये सुनना किसी भी पत्नी के लिए कितना बड़ा झटका होगा, है ना? वो यही नहीं रुकता, वो बेबाकी से कहता है कि अगर उसकी शादी 50 साल की बुढ़िया से कर दी जाए तो वो घर से भाग जाएगा या जहर खा लेगा। ये एक बहुत ही तीखा प्रहार था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो जुगल उस कहानी के छोटे बच्चे की तरह है जिसने भरी सभा में कह दिया था कि राजा तो नंगा है। द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जुगल ने वही किया जो बाकी सब देखने के बावजूद कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी आशा की प्रतिक्रिया पर हुई। इस कड़वे सच को सुनकर आशा को गुस्सा आना चाहिए था ना, उसे जुगल को डांटना चाहिए था। साधारण तौर पे तो यही उम्मीद की जाती है। उसने कोशिश भी की थी। हाँ, उसने कृत्रिम क्रोध या झूठा गुस्सा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्सा टूट जाता है। जुगल की बातों ने उसकी, जैसा प्रेमचंद लिखते हैं, हृदय वीणा के तारों पर मिज़राब की ऐसी चोट मारी थी कि उसका सारा दर्द बाहर आ जाता है। ये कहानी का सबसे मार्मिक क्षण है, जब वो बनावटी पर्दा गिर जाता है और वो रोते हुए बस इतना ही कह पाती है, भाग्य भी तो कोई वस्तु है। ये लाइन सुन के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति की बेबाकी ने आशा के उस दर्द को बाहर निकाल दिया जिसे वो खुद से भी छिपा रही थी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, कहानी का असली जादू कोई तिलिस्म नहीं है। असली जादू यही है। मतलब जुगल की बातों का असर। हाँ, जुगल के उन कड़वे शब्दों ने लाला जी के बुने हुए भ्रम के जादू को हमेशा के लिए तोड़ दिया और आशा के भीतर सालों से दबे हुए दर्द को जगा दिया। लेकिन उसका ये कहना कि भाग्य भी तो कोई वस्तु है, ये कितनी बड़ी विवशता दिखाता है। यही तो बात है। आशा का इसे अपना भाग्य मान लेना उस दौर के समाज में स्त्रियों की बेबसी को दर्शाता है, जहां वो ऐसे बेमेल और घुटन भरे रिश्तों से विद्रोह करने के बजाय उनसे समझौता कर लेती हैं। और ये सिर्फ उस दौर की बात नहीं है, शायद आज के समाज में भी कहीं ना कहीं ये विवशता देखने को मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है। पितृसत्तात्मक समाज में अक्सर महिलाओं को यही सिखाया जाता है कि जो मिल गया वही भाग्य है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
महंगे कपड़े, फ्रांस का इत्र या दिल्ली के गहने, ये सब कभी भी उस भावनात्मक शून्यता को नहीं भर सकते। सही कह रही हैं आप। जब भी रिश्ते बराबरी, प्यार और सच्चाई की नींव पर नहीं टिकते, वे सिर्फ एक घुटन बन जाते हैं। लाला जी का पैसा आशा के लिए खुशियों का साधन नहीं, बल्कि एक सोने का पिंजरा था। बिल्कुल, एक सोने का पिंजरा। और इसी विचार के साथ हम अपने दर्शकों के लिए अंत में एक विचार उत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, बताइए। अगर आज के इस आधुनिक समय में होती, जहां महिलाओं के पास अपने अधिकार हैं, शिक्षा है, तो क्या वो जुगल की बात सुनने के बाद, वो सच्चाई का आईना देखने के बाद भी इसे अपना भाग्य मानकर चुप रह जाती? ये सच में सोचने वाली बात है। या फिर क्या वो उस सोने के पिंजरे का दरवाजा खोलकर हमेशा के लिए बाहर निकल आती? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर श्रोता को अपने नजरिए से खोजना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आपको मुंशी प्रेमचंद की इस कालजयी रचना का ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो, तो कृपया सिंप्लीफाइड समरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि जुगल की जगह अगर आप होते तो क्या कहते, या आशा की जगह होते तो क्या करते। आपके मूल्य कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप सभी के समय और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और गहरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए विदा।